हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से जितने भी फैक्ट बनते हैं इस वीडियो में हम सबको देखेंगे। जितने भी वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांत है, ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है, जितने भी फैक्ट होंगे हम सबको देखेंगे। आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए देखते हैं क्या है ब्रह्मांड। तो बात करते हैं ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड को बेसिकली हम सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। तो हमारी पृथ्वी या हमारे सौरमंडल सहित जितने भी अरबों आकाश गंगा हैं, आकाश गंगा को हम गैलेक्सी बोलते हैं, या आकाश गंगा जहां पर तारों का निर्माण होता है या स्टार्स का निर्माण होता है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा और जितने भी स्टार्स या तारे हैं, और उसके साथ ही दृश्य, दृश्य यानी जिसको हम देख सकते हैं, और अदृश्य यानी ऐसी ऊर्जा जो अदृश्य है और ऐसी ऊर्जा जो दृश्य है, दोनों हमारे ब्रह्मांड में मिलती है। इसे भी हम ब्रह्मांड का एक पार्ट मानते हैं। और जितने भी खगोलीय पिंड है, यानी समस्त खगोलीय पिंड, यानी इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जैसे उल्का पिंड, धूमकेतु, तो जितने भी पिंड हैं या सेलेस्टियल बॉडी हैं, इन्हें हम खगोलीय पिंड को भी ब्रह्मांड का एक पार्ट मानते हैं। और अनंत आकाश, अनंत आकाश का मतलब हमारा जो स्पेस है या अनंत अंतरिक्ष है, उसे भी हम ब्रह्मांड का एक पार्ट मानते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड क्या है, इन समस्त इकाई को, इन समस्त को जो है संपूर्ण रूप से एक इकाई के रूप में देखते हैं। इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। बात करते हैं ब्रह्मांड की। तो देखिए, ब्रह्मांड को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ब्रह्मांड को अगर हम जो भूगोलवेत्ता हैं उनके आधार पर देखें, और एक जो हमारा जो सनातन संस्कृति है या सनातन पद्धति है या धार्मिक पद्धति है उसके हिसाब से देखें। तो इसके हिसाब को हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, लेकिन यहां पर हम भूगोलवेत्ताओं के हिसाब से या जो नियम है या विज्ञान के हिसाब से जो भूगोल है उसको हम देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले देखते हैं भूगोल को कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? ब्रह्मांड अलग चीज है, लेकिन भूगोलवेत्ता है या जिन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज को देखा है, अंतरिक्ष की जिन्होंने जो है अंतरिक्ष के बारे में अपने सिद्धांत दिए हुए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो एक तो जो है कि जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल, और एक है नॉन ऑब्जर्वेबल, यहां देखते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल। अब इसका मतलब क्या? ऑब्जर्वेबल का मतलब यह है कि जो हम देख सकते हैं, यानी जो जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उनके जो यंत्र या दूरबीन है उसके हिसाब से जितना ब्रह्मांड दिख रहा है उसे हम, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके बारे में हम समझ निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। और जहां से इन जो यंत्र हैं और जो भूगोलवेत्ता हैं उनकी पहुंच खत्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल। तो इसी प्रकार से हम कुछ सिद्धांतों को देखते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की किसने किसने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। तो आते हैं उसी मेन टॉपिक पर। पहली चीज तो हम ये देखें कि हमारा ब्रह्मांड है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करके देखें, तो ब्रह्मांड का निकल के आ रहा है ब्रह्म और प्लस अंड, यानी ब्रह्म जो सुपर नेचुरल पावर है, सुपर अलमाइटी है, और अंड यानी उसका एक कण मात्र। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सुपर पावर है उसके कण मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या हुई है, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यानी ब्रह्म क्या है? ऐसा ब्रह्म जो अदृश्य है, अनदेखा है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और जिसके जो ना तो पैदा हुआ है और जिसकी आंखें नहीं फिर भी वो संपूर्ण विश्व को देख रहा है, ऐसा मानते हैं। ये धार्मिक प्रकृति के आधार पर हम देख सकते हैं। तो ब्रह्म के कण मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। आगे देखते हैं मुख्य जो भी वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या डेफिनेशन है। तो यहां पर हम देखते हैं वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं, जो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था क्लॉडियस
टॉल्मी। अब क्लॉडियस टॉल्मी ये जो भूगोलवेत्ता हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के सेंटर में है। जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के सेंटर में है, पृथ्वी जैसे थोड़ा सा बनाते हैं, जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के सेंटर में है, और जितने भी हमारा जो सौर तंत्र है, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, वो इसके चक्कर लगा रहा है। इसे, इनकी इस थ्योरी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक। अब जियो का यहां पर मतलब हो गया, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में है, केंद्र बिंदु है, और संपूर्ण सौर तंत्र इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक या एक भूगोलवेत्ता और हैं जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और इनकी इस थ्योरी को बोला हेलियोसेंट्रिक। क्या बोला? हेलियोसेंट्रिक। इनके इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक बोला। हेलियो का मतलब होता है सूर्य या सन। तो सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं संपूर्ण सौर तंत्र, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। तो इस प्रकार से दो हमने थ्योरी देखी, एक पृथ्वी को लेकर के, एक सूर्य को लेकर के। पृथ्वी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक, वो दिया था क्लॉडियस टॉल्मी ने। लेकिन कोपरनिकस ने इनके जस्ट विपरीत दिया कि पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सभी सोलर सिस्टम या सौर तंत्र उस सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड के केंद्र में था। इसके अलावा एक नए वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक, इनका नाम था हर्शेल। इन्होंने दूरबीन की सहायता से देखा कि जो हमारी दूरबीन की सहायता से देखा कि कहा कि पृथ्वी ना तो ब्रह्मांड के केंद्र में है और ना ही सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने कहा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, पूरा सौर तंत्र है, वो ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। ये ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे हर्शेल। इन्होंने एक दूरबीन की सहायता से इस बात को पता करके बताया। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हेलियोसेंट्रिक क्या था, जियोसेंट्रिक क्या था, इनकी परिभाषाएं किसने दी थी। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या है, यह हमारा जो सौर तंत्र है वो किस प्रकार से विकसित हुआ, हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार से विकसित हुआ। हम एक एक फैक्ट की यहां पर बात करेंगे। बात करते हैं तो 1925 के दशक के आसपास एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडविन हब्बल। इन्होंने क्या बताया, इनके जो सिद्धांत था, ये ऐसा सिद्धांत था कि जो आपने सुन रखा होगा बिग बैंग थ्योरी, उसका आधार बना। तो अभी हम बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है या विस्तार कर रहा है, लगातार विस्तार कर रहा है। इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये लगातार विस्तार कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है, जबकि अभी तक ये सिद्धांत था जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के पहले कि हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो अनंत काल से जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है इसी तरीके से था। लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, और हमारा जो ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम दृश्य कर सकते हैं, वो 250 प्रकाश वर्ष है। उसका व्यास जो है वो यानी दृश्य ब्रह्मांड का व्यास
200 प्रकाश वर्ष है। व्यास क्या है? तो पृथ्वी का बीच का जो भी कोई मान लीजिए वृत्त है, और ये जो पार्ट है, जो बीच की सबसे बड़ी लाइन है, इसे हम व्यास बोलते हैं। तो जो व्यास है ये 200 प्रकाश वर्ष है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसका दृश्य जो भी ब्रह्मांड है वो 250 प्रकाश वर्ष है। 250 प्रकाश वर्ष है। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो हम बात करते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। जो इससे बड़ी इकाई होती है दूरी की पारसेक, उसको हम आपको विज्ञान की किसी क्लास में बताएंगे। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। इसे आप याद रखिएगा। सीधे सीधे ऐसे फैक्ट पूछ लेते हैं, एनटीपीसी टाइप के जो एग्जाम है उनमें सीधे पूछ लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यह आपका जो दूरी की एक प्रकाश वर्ष के बराबर की मात्रा होती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड का दृश्य पथ है, जो व्यास है, वो 200 प्रकाश वर्ष का है। और ब्रह्मांड के विस्तार की इन्होंने बात करी। अब आधुनिक भारत के विज्ञान का इन्हें पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते, स्टार वाली, मतलब इस पॉइंट को हम स्टार पॉइंट कह सकते हैं। तो इन्हें जनक कहा जा सकता है, आधुनिक भारत के विज्ञान के जनक के रूप में इन्हें देखते हैं, और हम इन्हें आधुनिक विज्ञान जो भूगोल है उसके पिता के रूप में भी देखते हैं। इन्होंने एक पद्धति दी थी, जब इस दशक के अंत में इन्होंने एक पद्धति दी थी। उस पद्धति को हम देखते हैं ट्यूनिंग फोर्क डायग्राम। इससे इन्होंने क्या बताया था? इससे इन्होंने बताया था कि हमारी जो आकाश गंगा है वो वृत्ताकार है। यानी हमारी आकाश गंगा को इन्होंने क्या बताया था? अंडाकार बताया था, वृत्ताकार या अंडाकार। हमारी पृथ्वी जो है चपटी है, अंडा के आकार की है। तो पृथ्वी की तरह इन्होंने बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम हमारा जो ब्रह्मांड है वो इस तरीके से अंडाकार है। और इन्होंने इसे सर्पिल बताया। सर्पिल का मतलब क्या होगा कि इस तरीके से कोई ब्रह्मांड है, इस तरीके से। तो ये इसको हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, एडविन हब्बल ने बताया 1925 में कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार कर रहा है, और जो दृश्य ब्रह्मांड है उसका व्यास 250 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर है। और इन्होंने ट्यूनिंग फोर्क डायग्राम की जो कॉन्सेप्ट निकाला था, इसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है या जो यूनिवर्स है वो अंडाकार है और सर्पिल है। तो इस प्रकार से एडविन हब्बल की हमने बात करी। अब हम आते हैं मेन की हमारे ब्रह्मांड की जो एक्चुअली में जो सबसे प्रसिद्ध जो थ्योरी है वो क्या है? तो वो है बिग बैंग थ्योरी। हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एडविन हब्बल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इनका प्रिंसिपल क्या था। इन्हें आधुनिक भारत का जो आधुनिक भूगोल के विज्ञान के जनक के रूप में देखते हैं और पिता के रूप में भी देखा जाता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इनका जो विस्तारवादी सिद्धांत था, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, अब बिग बैंग थ्योरी या जिसे बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत का आधार बनी एडविन हब्बल की थ्योरी। तो महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी क्या है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, एक भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर ने बताया कि 1960 के दशक के आसपास इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो एडविन हब्बल है उनकी थ्योरी को
आधार बनाया और बताया कि अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी मानते हैं कि अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए ब्रह्मांड अगर यहां से और यहां तक फैल चुका है और फिर वो लगातार फैलता चला जा रहा है, लगातार फैलता चला जा रहा है, लगातार फैलता चला जा रहा है, और इसका मतलब यह है कि कोई पॉइंट अगर यहां पर, इसका मतलब वो पॉइंट कभी यहां पर भी तो होगा, ये पॉइंट अगर यहां था तो यहां पर भी होगा कभी ना कभी, और इसी तरीके से पॉइंट और पास में रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो इसकी शुरुआत है। यानी अगर ये चल रहा है, विस्तार होता है, ये कभी ना कभी तो किसी एक ऐसी जगह रहा होगा जो सबसे पास में रहा होगा। तो हम ये मानते हैं कि लगातार अगर कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है तो एक बिंदु के रूप में हमें प्राप्त होता है, एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जॉर्ज लेमेंटेयर ने बताया कि जो आधुनिक ब्रह्मांड है वो एक अदृश्य बिंदु के रूप में विद्यमान था। यानी जो विस्तारवादी सिद्धांत है उसकी व्याख्या करते हुए इन्होंने बताया कि जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है वो इस एक बिंदु, अदृश्य बिंदु में केंद्रित था, और इस बिंदु को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। थोड़ा बड़ा लिख दें, सिंगुलैरिटी। अब बात करते सिंगुलैरिटी क्या है, व्हाट इज सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो एक ऐसा बिंदु जिसमें संपूर्ण विश्व का जो तापमान है वो नियत रहता हो, यानी जिसे हम बोलते हैं क्रांतिक ताप। इस बिंदु पे ही संपूर्ण क्रांतिक ताप था, संपूर्ण घनत्व था। ऐसा घनत्व, ऐसा क्रांतिक ताप या ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्या था, गुरुत्वाकर्षण था, गुरुत्वाकर्षण, तापमान, गुरुत्वाकर्षण, तापमान, और जिसको बोलते हैं घनत्व, घनत्व। अब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तापमान यानी टेम्परेचर, और जो घनत्व है तो घनत्व, तो इसको हम यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण था और ये जो तापमान था और ये जो घनत्व था, इन पर विज्ञान के या साइंस के नियम लागू नहीं होते हैं, ये इतने तीव्र थे। और जो क्रांतिक थे यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, इतने सघन थे। तो इस प्रकार से इन्हीं गुरुत्वाकर्षण और तापमान और जो घनत्व है और कुछ और जो ऊर्जाएं थी उनके इसमें विद्यमान होने के कारण इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हो गया और हमारा जो आधुनिक ब्रह्मांड है वो हमें प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें विस्फोट होता है और उसको हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अगर हम इसे मानते हैं सिंगुलैरिटी यानी एक ही बिंदु है, और जब इसमें विस्फोट हुआ, इस बिंदु में विस्फोट हुआ, तो इस तरीके से क्या हो गया कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ये फैल गया, ये फैल गया अपने समस्त ऊर्जा कणों के साथ, ये फैल गया। और ये जितनी भी प्रक्रिया हो रही है वो मात्र चंद सेकंड में हो रही है और अंधेरे में हो रही है। यानी प्रकाश का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था और ना ही समय का अस्तित्व था। यानी समय का अस्तित्व इस ब्रह्मांड के मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुआ था। तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और हमारा ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष में फैल चुका था। अब ये जो कण निकले, जो अंधकार में जो कण निकले, उन ऊर्जा के कणों से, उन ऊर्जा के कणों के मिलने से, ऊर्जा और ऊर्जा के उन कणों के आपस में मिलने से नए मूल कण का निर्माण हुआ। मूल कण यानी फंडामेंटल जो पार्टिकल है उसका निर्माण हुआ। और फंडामेंटल पार्टिकल, F फॉर फंडा, M फॉर F फॉर फंडामेंटल और P फॉर पार्टिकल। फंडामेंटल और फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूल कण के मिलने से ही हमारे हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के मिलने से ही नए जो इसके जो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम जो होते हैं, उनके मिलने से ही हीलियम का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से जब ये जो कण आपस में मिलते रहे हैं तो हमारे तारे का निर्माण हुआ,
और हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन के जो मूल कण के मिलने से ही यहाँ पर प्रकाश की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रकाश अस्तित्व में कब आया और तारों का निर्माण हुआ, और कई सारे तारे मिलकर के आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं, यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। आकाश गंगा या गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, और कई गैलेक्सीज मिलकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सी हैं और एक एक गैलेक्सी में खरबों तारे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इसी कड़ी में हमारे सोलर सिस्टम या सौर तंत्र या सौर मंडल, इसका निर्माण हुआ। आगे हम देखेंगे किस तरीके से सौर मंडल का निर्माण हुआ, कांट की क्या थ्योरी थी, जीन्स और जेफरी की क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या थ्योरी थी। इसी प्रकार से हम अपने भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।